हेलो, माय नेम इज सारंग एंड वेलकम टू दी फार्माजेंस क्लासेस। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पार्ट 3, जिसमें हम कवर करने वाले हैं दो सबसे मेजर और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। सबसे पहला है हमारा बेसिक्स ऑफ ईसीजी और सेकंड है सबसे लास्ट वाला जो टॉपिक है हमारे इस चैप्टर में, जिसका नाम है डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट। ये आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ये आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इस सब्जेक्ट में है आपके डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के लिए। अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फार्माजेंस क्लासेस को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड के ऊपर, और या फिर फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ ईसीजी। तो ईसीजी मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम बेसिक देखेंगे, और साथ ही साथ जो एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए एज अ डी फार्मासिस्ट या फिर फार्मासिस्ट के लिए क्या एक ईसीजी इंपॉर्टेंट है, या फिर उसके इंपॉर्टेंट मेजर्स हम देखने वाले हैं। द ईसीजी की हम डेफिनेशन देखेंगे। द ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस प्रोड्यूस्ड बाय द हार्ट ड्यूरिंग वन हार्ट बीट is known as electrocardiogram और ECG। तो ECG का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये एक ग्राफिकल रिकॉर्ड है इलेक्ट्रिकल वेरिएशन। मतलब आपने पहले पार्ट में ये देखा ही होगा आपने, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। मतलब आपका ऐसे नोड एक इम्पल्स जनरेट करता है, उसी इम्पल्स का रिजल्ट क्या होता है, आपके दोनों आर्ट्रियम या फिर आपके दोनों ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्शन में रिजल्ट होते हैं। उसके बाद वो वही इम्पल्स आपके एवी नोड के पास जाता है, वो एक रिजल्ट करता है आपके वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के साथ। और लास्ट में जब वो पर्किंज फाइबर्स के अंदर पेनिट्रेट होते हैं या फिर उसका जो एंड डेड एंड होता है, तो उसके बाद वो पूरा हार्ट आपका एक जॉइंट डायस्टोल या फिर एक कंप्लीट रिलैक्सेशन मोड के अंदर चला जाता है। तो इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान जो इम्पल्स इम्पल्स मतलब एक इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस प्रोड्यूस करता है, तो उसी इलेक्ट्रिकल वेरिएशन को डिटेक्ट करने का काम हमारा ईसीजी करता है। द डिवाइस यूज्ड टू रिकॉर्ड एक्शन पोटेंशियल्स जनरेटेड बाय द हार्ट मसल्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और ईसीजी मशीन। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो ये काम करता है आपका इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस या फिर आपका एक्शन पोटेंशियल डिटेक्ट करने का, उस मशीन को बोलते हैं हम ईसीजी मशीन। द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट आर जनरेटेड बाय प्लेसिंग टू इलेक्ट्रोड्स एट वेरियस लोकेशन ऑन द बॉडी ऑफ द पेशेंट। तो जो आपका जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज डिटेक्ट करने का काम कौन करता है, ईसीजी मशीन करती है। पर वो किसके द्वारा करती है, या फिर ईसीजी मशीन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल वेरिएशन डिटेक्ट करता है, जो आपके हार्ट प्रोड्यूस करती है। आपका हार्ट प्रोड्यूस नहीं करती, हार्ट के अंदर जो एक ऐसे नोड रहता है वो आपका एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, और उसके साथ ही या फिर उसके करस्पॉन्डिंग में जो आर्टीरियो वेंट्रिकुलर नोड है या फिर एवी नोड, वो काम क्या करता है, वो सिर्फ कंडक्शन का काम करता है जो इम्पल्स जनरेट हो चुके हैं आपके एसी नोड द्वारा। तो वो ईसीजी मशीन का जो इलेक्ट्रोड्स या फिर एक ऐसी वायर्स रहती है या फिर एक ऐसे पिंस रहते हैं जो आपके बॉडी पे अटैच किए जाते हैं। आपके बॉडी पे अटैच होने के बाद उसका एक वो पिंस या फिर वो स्टेपल्स का जो काम क्या रहता है, या फिर उसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल वेरिएशन डिटेक्ट करने का काम करता है। तो जो टू इलेक्ट्रोड्स रहते हैं वो आपके चेस्ट एरिया में लगाए जाते हैं या फिर चेस्ट एरिया को अप्लाई किए जाते हैं। और जो आपका थर्ड इलेक्ट्रोड है जिसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं, वो आपके अपर लिम्स मतलब आपके दोनों हाथ और लोअर लिम्स मतलब आपके दोनों पैर को अटैच किए जाते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा इलेक्ट्रोड के पॉइंट को। तो ईसीजी का इलेक्ट्रोड नाम का जो पार्ट है या फिर इलेक्ट्रोड एक ईसीजी का ऐसा पार्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल वेरिएशन को डिक्टेट करने का काम
या फिर परसेप्ट करने का काम करता है। मतलब उसके द्वारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को हम नाप सकते हैं। तो एक्चुअली 3 टाइप के इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट रहते हैं। तो 2 इलेक्ट्रोड्स जो रहते हैं वो आपके हार्ट एरिया या फिर आपके चेस्ट एरिया को अटैच किए जाते हैं, और जो थर्ड इलेक्ट्रोड रहते हैं जिसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं, वो आपके दोनों हाथ और दोनों पैर को अटैच किए जाते हैं ताकि एक सटीक और सबसे एक्यूरेट रीडिंग या फिर मेजरमेंट ले जा सके। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट या फिर नेक्स्ट स्लाइड। तो ईसीजी जो एक वेव है, तो ईसीजी के जो पार्ट्स को हम डिवाइड करते हैं, और हर एक पार्ट को हम बारकाई से या फिर बहुत ही डिटेल में से पढ़ेंगे। तो ईसीजी का जो ईसीजी है आपके 3 पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं। तो सबसे पहला पार्ट है पी वेव, उसका सेकेंड पार्ट है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, एंड थर्ड है आपका टी वेव। तो पी वेव के बारे में हम जान लेंगे। The P wave is small upward wave representing impulse generated by SA node. It causes arterial depolarization causing arterial contraction. तो मैंने एक येलो कलर के बॉक्स में दिया हुआ है कि डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन मतलब क्या। आपको बेसिक्स ऑफ ईसीजी या फिर आपको अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा या फिर आपके पेपर में आपको क्वेश्चन आया एक्सप्लेन इन द डिटेल अबाउट द ईसीजी, तो आपको उसमें आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या फिर आर्ट्रियल सिस्टोल नहीं लिखना है, पर आप उसको लिख भी सकते हैं और साथ ही साथ आपको उसको रीपोलराइजेशन या फिर डीपोलराइजेशन ऐसे टर्म्स को लिखना पड़ेगा। तो डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रीपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन। अभी आने वाले समय में मैं जब कभी आपको डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन बोलूंगा तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डी मतलब कॉन्ट्रैक्शन और री मतलब रिलैक्सेशन। तो पी वेव के बारे में हम देख लेंगे। तो पी वेव एक स्मॉल एक छोटा सा वेव है या फिर एक छोटा अपराइट वेव है जो ये दर्शाता है कि ये आपका जो एसए नोड है वो इम्पल्स जनरेट कर चुका है, और उसी इम्पल्स जनरेटिंग के दौरान क्या एक रिजल्ट होता है या फिर क्या रिजल्टेंट होता है, तो वो होता है आपके दोनों ऑरिकल्स या फिर जो आपके लेफ्ट और राइट आर्टरिया में उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो कि हमने कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में पढ़ा हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड वेव जिसका नाम है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स begins as a downward deflection, continues as a large upright triangular wave, and end as a downward wave. It represents the spreading of impulse from SA node to AV node, then to bundle of His, and lastly Purkinje fibers. जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो पी वेव के बाद आने वाला वो कॉम्प्लेक्स है, वो शुरुआत कहाँ से होता है, वो एक डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन मतलब जो एक लेयर से थोड़ा नीचे होकर एक अपराइट ट्रायंगुलर एक ट्रायंगुलर शेप लेता है, उसी को हम क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और वो क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है कि जो भी इम्पल्स आपके एस ए नोड ने जनरेट किया है वो इम्पल्स आपके ए बी नोड के पास आ चुके हैं, ए बी नोड ने उसे बंडल ऑफ ह्यूज के पास भी कंडक्ट कर चुके हैं, और साथ ही साथ वो पर्किंजे फाइबर्स को भी कंडक्ट कर चुके हैं। और इसी कंडक्शन के दौरान क्या रिजल्ट हुआ है, तो आपका वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन या फिर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो चुका है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो मैंने पहले ही बता दिया कि इट कॉजेस वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन रिजल्टिंग इनटू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और सबसे लास्ट वाला जो वेव है या फिर लास्ट वाला जो पार्ट है सेगमेंट है ईसीजी का जिसका नाम है टी वेव। टी वेव इज अ ब्रॉड अपराइट वेव विच रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन रिजल्टिंग इनटू वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। जैसे पी वेव था वैसे ही टी वेव है, बट इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि टी वेव आपके क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के पहले आता है और जो टी वेव है वो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बाद आता है, और इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन या फिर
रिपोलराइजेशन कॉज करता है। अब उसके ईसीजी के हम यूजेस देखेंगे। इट इज यूजफुल इन द डिटेक्टिंग द एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट such as heart block, coronary artery disease, angina pectoris, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, कार्डियक अरेस्ट, टैकीकार्डिया, इन सभी डिसीज में हमें ईसीजी का बहुत बड़ा मदद रहती है या फिर ईसीजी का बहुत बड़ा योगदान है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो ये एक नॉर्मल ईसीजी या फिर एक ईसीजी का एक सेगमेंट है, शॉर्ट वेव है। तो जो आपको एक दिखाई दे रहा है, जो हमने पढ़ा हुआ है, एक स्मॉल अपराइट जो वेव आपको दिखाई दे रही है, स्मॉल अपराइट वेव जो दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं पी वेव। ये जो आपको क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स है और उसके बाजू में ये है टी वेव। आगे बढ़ते हैं। तो ये है एक्चुअली ये एक ईसीजी मशीन है जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन भी बोलते हैं। अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फार्माजेंस क्लासेस को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। और साथ ही साथ हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ही जंप करके उसी स्पेसिफिक जानकारी के लिए जाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके उसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर क्लिक करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम पिक्चर देखने वाले हैं इलेक्ट्रोड्स के बारे में। तो ये है एक जनरल इलेक्ट्रोड जो कि आपके बॉडी को अटैच किए जाते हैं और इसी इलेक्ट्रोड के दौरान या फिर इसी इलेक्ट्रोड द्वारा आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को डिक्टेट किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट और सबसे लास्ट वाला पॉइंट जिसका नाम है डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट। तो सबसे पहला जो डिसऑर्डर हम देखने वाले हैं जिसका नाम है हाइपरटेंशन। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120 millimeter of mercury and 80 millimeter of mercury. Hypertension or high blood pressure is the occurrence of persistent systolic blood pressure of more than 140 millimeters of mercury and arterial diastolic blood pressure is more than 90 millimeters of mercury. Excessive blood pressure more than 220/120 millimeters of mercury may cause rupturing of blood vessels of eyes, may cause blindness of kidneys, may causing nephritis and of brain causing stroke. तो हाइपरटेंशन के बारे में एक बताना चाहूंगा। जैसे कि हमने पार्ट 2 में देखा हुआ है, कार्डियोवास्कुलर पार्ट 2 में रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर या फिर ब्लड प्रेशर के बारे में, जो कि आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है आपका 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। बट किसी कंडीशन के दौरान या फिर आपके हेल्थ कंडीशन के दौरान अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो चुका है, आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 140 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और डायस्टोलिक 90 मिलीमीटर ऑफ एचजी मर्क्यूरी है, तो उस मेडिकल कंडीशन को एक एबनॉर्मल मेडिकल कंडीशन हाइपरटेंशन बोला जाता है। अगर इसकी लिमिट बहुत ही ज्यादा हो गई, मतलब 200 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से ज्यादा हो गई, तो आपको अंधापन भी आ सकता है, आप किडनी भी खराब कर सकते हैं और साथ ही साथ आपका जो ब्रेन उसको भी खराब कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो उसके हाइपरटेंशन के पॉजिटिव एजेंट या फिर ऐसे कौन से मुख्य कारण हैं जिसके वजह से हमें हाइपरटेंशन या फिर हाई बीपी हो सकता है। तो उसका पहला रीजन है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, ओबेसिटी, फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस, अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ इफिनेफ्रिन, एल्डोस्टेरोन एक्सेट्रा। मतलब जो भी बुरे आदतें आपके बड़ों ने या फिर आपके एल्डर्स ने आपको बताई है, तो वो सभी कारण है इसमें या फिर वो सभी मुख्य कारण है आपके हाई ब्लड प्रेशर के लिए। जैसे कि आपका अल्कोहलिज्म हो गया, स्मोकिंग हो गया, कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट हो गया, आप बहुत स्ट्रेस लेते हो, या फिर आपके आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, जिसके बारे में हम
डिटेल से पढ़ने वाले हैं आने वाली स्लाइड में। अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फार्माजेंस क्लासेस को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ये हमारा सेकेंड मेजर डिसऑर्डर ऑफ हार्ट है। It is a medical condition which refers atherosclerosis that causes narrowing of coronary arteries so that blood supply to the heart muscles is reduced. The result in coronary artery disease CAD, a condition in which heart muscles are damaged due to inadequate supply of oxygen to cardiac muscles. Depending upon the level of obstruction, the symptom may be mild chest pain to heart attack. Atherosclerosis refer to the deposition of fatty acid into the inner lining of arteries. This result in the formation of atherosclerotic plaque that decreases the size of arterial lumen. तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज या फिर उसको हम कैड भी बोल सकते हैं। तो ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो ब्लड वेसल्स या फिर जो आर्टरीज आपके हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई करता है, उसके जो लूमेन या फिर जो कैविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो उस डिक्रीशन का जो कारण कौन सा रहता है, जो आपके अंदर फैटी एसिड या फिर बहुत कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी के अंदर बढ़ चुका है, तो वो कोलेस्ट्रॉल आपके आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके वजह से आपका जो लूमेन है उसका डायमीटर डिक्रीज हो जाता है और आपके हार्ट मसल्स या फिर किसी स्पेसिफिक टिश्यू को जितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या फिर जितने अमाउंट ऑफ ब्लड चाहिए उतने अमाउंट वो मिल नहीं जाता। उसके वजह से वो एक डैमेज ऑर्गन या फिर एक डैमेज टिश्यू हो सकता है। ये हो गया बाकी के टिश्यू के दौरान। पर अगर आपके हार्ट को सप्लाई करने वाले आर्टरीज का लूमेन ही कम हो गया या फिर उसके अंदर जो फैटी एसिड का डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो गया, तो उसके कारण आपका हार्ट मसल्स डैमेज हो सकता है, जिसके वजह से आपका हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता। और अगर आपका हार्ट 1 मिनट के लिए भी रुक जाए तो आप एक इंस्टेंट डेथ का शिकार बन सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो थर्ड डिसऑर्डर ऑफ हार्ट है जिसका नाम है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस इज द पेन इन द चेस्ट that result from reduction of in blood supply to the cardiac muscles due to narrowed and hardened coronary arteries. The characteristics is by hardness and severe chest pain in the heart. The pain can also be referred to the lower jaw, left shoulder, neck, and left arm. Angina pectoris often occurs during exertion when the heart demands more oxygen and narrowed blood vessels cannot supply. It disappears with rest. जो थर्ड हमने मेडिकल कंडीशन देखने वाले हैं जिसका नाम है एंजाइना पेक्टोरिस। ये एंजाइना पेक्टोरिस है, ये एक नेक्स्ट लेवल का डिसऑर्डर है या फिर एक नेक्स्ट लेवल का डिसीज है आपके कोरोनरी आर्टरी डिसीज या फिर अर्थेरोस्क्लेरोसिस। अगर आपका लूमेन कम हो चुका है या फिर उसका डायमीटर कम हो चुका है, तो वो एक स्पेसिफिक टिश्यू या फिर एक स्पेसिफिक मसल को जितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ब्लड या फिर ब्लड चाहिए तो वो उतने अमाउंट का सप्लाई नहीं कर सकता, जिसके वजह से वो डैमेज हो सकता है और वो उसका काम इफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो इसी रिस्पेक्ट में या फिर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम हार्ट के बारे में देखेंगे, तो अगर हार्ट मसल काम नहीं कर पा चुके हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू लेस ऑक्सीजन सप्लाई, तो वो ब्लड पंप नहीं कर पा सकता और इसके वजह से ही हमारे हार्ट में एक पेन या फिर एक चेस्ट पेन होता है, ताकि क्योंकि आपके हार्ट मसल्स डैमेज हो चुके थे। उसके बाद हम देखेंगे ये है आपके एंजाइना पेक्टोरिस के जो एक रेफरेंस। अगर आपको एंजाइना पेक्टोरिस है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो आपके लोअर जॉ
या फिर लेफ्ट लोअर जॉ को पेन होता है, आपके लेफ्ट शोल्डर को, आपके लेफ्ट आर्म को और साथ ही साथ आपके नेक को वो पेन ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे सबसे लास्ट वाला जो डिसऑर्डर है जिसका नाम है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर को हम कार्डियक अरेस्ट या फिर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या फिर हार्ट अटैक भी बोल सकते हैं। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है, अगर आपके हार्ट को जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर जितने अमाउंट ऑफ काम करना चाहिए पर वो किसी कारणवश वो नहीं कर पा रहा है, तो उसी कंडीशन को हम हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। तो उसके बारे में हम देखेंगे। हार्ट फेलियर इज द रिजल्ट ऑफ progressive weakening of heart muscles and the failure of heart to pump blood effectively. Hypertension increases the afterload of heart and finally result in heart failure. तो उसके कारण कौन से हैं आपके हार्ट फेलियर के? तो एडवांस एज, माल न्यूट्रिशन, क्रोनिक इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स, एनीमिया or hyperthyroidism can cause the degeneration of heart muscle resulting in the cardiac failure. तो ये सारे कारण है, मतलब माल न्यूट्रिशन। तो अगर आपके बॉडी को इनफ एनर्जी या फिर इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे तो आप माल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हो। साथ ही साथ हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब आपके थायराइड का जो सिक्रीशन है वो बहुत ज्यादा हो गया तो उसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म होते हैं। एनीमिया, जिसके बारे में हमने ब्लड इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है या फिर हीमोपोएटिक सिस्टम में पढ़ा हुआ है। तो ये सारे कारण हैं जिसके वजह से हमें हार्ट फेलियर हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको फार्मास्यूटिक्स के ऊपर इजी ब्लॉग्स चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो www.pharmamylstoneblogs.blogspot.com। उस पर मैंने फार्मास्यूटिक्स के ऊपर बहुत ही इजी लैंग्वेज में ब्लॉग डाले हुए हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फार्माजेंस क्लासेस को। अगर आपको कोई पॉइंट पे डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।